हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है पहाड़ी ट्यूटर चैनल में। मैं हूं अक्षत बिष्ट और मैं आपको हमने आप यहाँ शुरू करी थी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, मतलब एक नहीं, वेरियस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करी है, जिसमें अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हर एक बेसिक सब्जेक्ट की होलिस्टिकली पढ़ाई करेंगे हम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं एग्ज़ाम में। और हम थ्योरी से शुरू करेंगे और हम जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, यहीं कराऊंगा, सारे अच्छे से कराऊंगा। ऐसा भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा आपको कि आप ये कर लो वो कर लो, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं, मैं यहीं कराऊंगा। अब बेस्ट सॉल्यूशन उनके प्रोवाइड करूँगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको वो घुमाता रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। हमने फर्स्ट डे पे पढ़ा था अपना शेड्यूल्स पढ़े थे, और सेकंड डे में हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में और सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। थर्ड डे पे आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था जो जिसको हम कहते हैं 91st अमेंडमेंट, जिससे हमने चार आर्टिकल्स में चेंजेस किए थे, जो कि थे आर्टिकल 75 जो कि which is directly related to the Council of Ministers, and Article 102 which is related to the disqualification of members in parliaments, and yes, Article 163 which is related to the appointment of the members of which is related to the members of which is related to the CM and its ministers, and Article 191 which is related to the disqualification of members in state legislative and state legislative council, जो कि 91st अमेंडमेंट था। उससे 75 आर्टिकल में चेंज हुए थे, कुछ चेंजेस आए थे, जिससे जो आर्टिकल 75 जो रिलेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और आर्टिकल 102 जो रिलेट करता है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 163 जो कि रिलेट करता है आपका सीएम ऑफ और उसके मिनिस्टर्स के साथ, और आर्टिकल 91 सिमिलर टू आर्टिकल 102, बट आर्टिकल 102 रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट, एंड Article 191 related to the disqualification in state and legislative councils. ओके यही में बेसिकली वो ये एग्जाम में आपसे यही आस्क करता है कि कौन से वो 4 आर्टिकल्स थे, या फिर इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिससे हमने 91st अमेंडमेंट से चेंजेस लाए थे। तो बेसिकली वो था आपका 75, 102, 163 एंड 91। इन चारों में से कोई भी आपको ये ऑप्शन में दे देगा, तो आपको यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लर्न करना, पर आप कुछ टाइम तक आपका रिविजन करेंगे, आपको वो आपके माइंड में एकदम प्रिंटेड हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे, आपने न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा डिलिमिटेशन एक्ट आ रहा है, डिलिमिटेशन आना चाहिए, बहुत डिस्कशन हो रहा था आजकल, कुछ टाइम पहले फ्यू मंथ्स मैंने पढ़ा था एग्जाम में वो न्यूज़पेपर में कि वहाँ डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, तो मैंने सर्च किया। उस समय मुझे डिलिमिटेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था क्या होता है। फिर जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने बोला यार ये तो मैंने पॉलिटी पढ़ ली है यहाँ से, और यहाँ तो मुझे बताया नहीं डिलिमिटेशन क्या होता है। तो बेसिकली डिलिमिटेशन एक्ट का मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करता है कि साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट, एक एमएलए के अंडर कितना एरिया आना चाहिए, एक एमपी के अंदर कितना एरिया आना चाहिए। बेसिकली यही डिफाइन करता है डिलिमिटेशन। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक एमएलए के अंदर कितना पोर्शन ऑफ एरिया कवर होगा, एक एमपी के अंदर कितना एरिया ऑफ पोर्शन कवर होगा, कितने पीपल्स उसमें कवर होंगे। बेसिकली यही आपका डिलिमिटेशन में आता है। और आज तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन एक्ट आ चुका है, जो कि फर्स्ट आया था 1952 में, और सेकंड आया था 1962 में, और थर्ड आया था 1972 में, और फोर्थ आया था 2002 में। इनके अलावा आज तक इंडिया में डिलिमिटेशन एक्ट नहीं आया है। डिलिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या बताता है आपको, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, याद रखना हमेशा। 52, 62, 72 एंड 2002 बेसिक कितना सिंपल है रन करने के लिए। अब आते हैं हम आज पढ़ने वाले थे कि स्टैचुरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और एग्ज़ाम में बहुत
पूछा जाता है कि स्टैचुरी बॉडीज़ क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है। बेसिकली स्टैचुरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं विच आर मेड बाय पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा एक एक्ट करता है पास जिससे वो एक स्पेशल बॉडीज बनाता है जो नेसेसरी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल होता है एनएचआरसी। एनएचआरसी का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राइट कमीशन, ये एक स्टैचुरी बॉडी यानी पार्लियामेंट्री बॉडी है। बेसिकली आपने सुना होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कि आज ह्यूमन राइट वालों ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को रोक दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक दिया। तो वो बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है। अब बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की। एग्जीक्यूटिव बॉडी बेसिकली वो बॉडीज होती हैं जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं? होम मिनिस्टर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, पीएम आते हैं। ये सब मिलके जो उनकी मीटिंग होती है तो ये डिसाइड करते हैं क्या किस तरीके से हम ऑगमेंट कर सके ह्यूमन लाइफ को और डेवलप कर सके अपनी कंट्री को। इसीलिए वो एक कमेटी का गठन करते हैं, कमेटी बनाते हैं। ही मेक्स एन कमेटी टू फॉर द वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का एग्जाम्पल है, वो है हमारा प्यारी बॉडी नीति आयोग। निधि 1 जनवरी 2015 में। ओके, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली इसमें ये जो एक बॉडी है इसका यही रोल होता है कि कैसे ये बता सके कि कैसे हमारा किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों से हमारा डेवलपमेंट होगा, किन चीज़ों से क्या होगा। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इट इज़ चेयर्ड बाय पीएम इटसेल्फ। ओके, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टैटिकल क्वेश्चन है, ये कभी कभार आ जाता है एग्जाम्स में। इसके बारे में आपको थॉरोली में कुछ नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम बेसिकली यही पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होता है, स्टैचुरी बॉडीज़ क्या होता है, बेसिकली अब यही पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं डीपली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे हाँ, आपको कुछ जब मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, आर्टिकल 71 के बारे में। आर्टिकल 71 बेसिकली आपको ये बताता है कि जो भी मैटर रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन डायरेक्टली इंस्पेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो भी इनके मैटर होते हैं, अगर किसी भी अनलॉफुली एक्ट हो गया है ड्यूरिंग इलेक्शन तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, और टाइम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसमें जो अगर कोई मिस हैपन हो गया है, अनलॉफुल एक्ट प्ले हो गया है, तो इसमें जो बेसिकली जो डील करता है और जो इसको इंस्पेक्ट करेगा वो करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा प्यारा सुप्रीम कोर्ट। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट करेगा, आपका हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके गाइस, रिमेंबर दिस प्लीज़। और अब हम आते हैं अपनी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जो कि है हमारी जीएसटी काउंसिल, जो कि आती है आपकी आर्टिकल 379A के अंडर। इसमें जो हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी तो इसको बनाने के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट को बोलते हैं आर्टिकल 101। आर्टिकल 101
आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी पे कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो वो आता है 101 अमेंडमेंट। ओके गाइस, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन क्वेश्चन एग्जाम्स। अब बात करेंगे हम इसको बनाता कौन, मतलब इसको गठित कौन करता है, मतलब हु अपॉइंट द जीएसटी काउंसिल। तो वो अपॉइंट करते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना हमारा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको अपॉइंट करते हैं हमारी प्यारी प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो इसकी रिपोर्ट है वो भी हमारी प्रेसिडेंट ही चेक करती हैं, और जो इसके चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत आस्क किया जाता है कि फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। ये भी इस टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आता रहता है। निर्मला सीतारमन, ठीक है। 2019 में ये फर्स्ट टाइम हमारी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी। इससे पहले कभी हमारा फीमेल कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा है, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आस्क किया जाता है। और अब बता दूं मैं आपको जो इसका कोरम होता है, कोरम मतलब बेसिकली कोरम मतलब होता है कि जब इसकी मीटिंग शुरू होगी तब वहाँ पे कितने मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, तो वो होने चाहिए आपके हाफ मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आपके हाफ मेंबर अवेलेबल नहीं है तो वो आपकी मीटिंग वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, राज्यसभा में चेयरमैन की होती है और लोकसभा में स्पीकर की होती है, ठीक है। और जो अब इसमें आते हैं अगर हम इसमें कभी कोई एक्ट करेंगे या फिर कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वोटिंग प्रोसीजर होगा उसमें किसका वोट कितना जाएगा। इसमें मोस्ट ऑफ द पावर्स इसमें स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, क्योंकि उनकी जो वोटिंग की पावर रहती है उन पे रहती है 3/4 ऑफ पावर रहती है, और जो यूनियन पे रहती है वो 1/4 पावर रहती है। और बेसिकली जो इसमें मेजोरिटी चाहिए रहती है वो चाहिए रहती है हमें 3/4 की मेजोरिटी। बेसिकली आपको समझाता हूँ वोटिंग का मतलब क्या है। वोटिंग का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए ये एक बिल है, तो इसमें इसको हमें पास कराने के लिए चाहिए हमें 3/4, ठीक है। और जो अगर यूनियन में अगर सारे लोगों ने भी वोट कर दिया तो उनका वोट जाएगा, उसकी वैल्यू होगी 1/4। और अगर स्टेट ने अगर सारा वोट किया तो उसकी वैल्यू होगी 3/4, ठीक है। 3/4 टोटल बना देगा इसको, मतलब इसको टोटल कर देगा, वो 1 कर देगा, ठीक है, जब ये टोटल वोट हो जाएगा। और जो मैंने ये बोला मेजोरिटी, ये मेजोरिटी तब है, ये मेजोरिटी हमें तब चाहिए जब हमें मतलब अगर दोनों पार्टीज़ ने, मतलब दोनों यूनियन ने और स्टेट ने अपना पूरा कंप्लीट वोट किया है, तब तो वो पूरा पास हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर स्टेट ने अपने सिर्फ 2/4 वोट किए हैं, 2/4 और यूनियन ने 1/4 वोट अपने कंप्लीट वोट डाला है 1/4, तो वो कितना बन जाएगा 2/4 3/4। या इन्होंने किया अपना 2/4 वोट, ठीक है, जबकि इनमें पावर 3/4 किया, पर एक इन्होंने हटा, मतलब एक किसी ने रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसी को नहीं आता है वो पसंद, बट इनमें से फिर भी 1/4 आ गया यहाँ से। और यूनियन ने सब नहीं किया, यूनियन में से 1/4 था ही, 1/4 और 2/4 कितना हो गया आपका 3/4। इसका मतलब वो बिल आगे पास हो जाएगा। अगर ये 3/4 नहीं हुआ तो ये बिल पास नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। बेसिकली वो एग्जाम में आपसे इतना नहीं पूछेगा कि कैसे पास हो रहा है कैसे, वो बेसिकली आपसे एक नॉलेज, जनरल सा नॉलेज पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल क्या है, किसने बनाया है, कौन इसका अपॉइंट करता है, कौन इसका चेयरमैन होता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये भी पूछ लेता है, कौन सा इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेता है वो क्वेश्चन में। अब आते हैं हमारी जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 के अंडर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। वैसे ही ये आते हैं आपका पार्ट 15 के अंदर। 15 के अंदर 15 के अंदर भी कौन सा आर्टिकल 324 आर्टिकल। 324 आर्टिकल क्या बताता है कि जो इलेक्शन करवाएंगे, जो इलेक्शन होंगे इंडिया में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो वो बेसिकली होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है।
जैसे कि आर्टिकल 24 बताता है जैसे सुपरिटेंडेंसी डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, सुपरिटेंडेंसी मतलब सबसे ज़्यादा उसमें जो पावर होगी, सबसे ज़्यादा जो उसमें सुप्रीम होगा वो कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, बट 1950 से पहले ये एक मल्टी मेंबर बॉडी नहीं थी। 1950 से पहले ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1950 के बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी नहीं गया है इसमें कितने मेंबर्स होंगे। वो एक फिक्स गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें मेंबर्स अपॉइंट करती है। ठीक है, अब बताएं, अब एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ECI, तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्वेंटली आस्क हो जाता है, स्टैटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ECI चेयरमैन कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, अब आती है बात एक इंपॉर्टेंट थी कि जो ECI है क्या वो वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, क्या वो वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट? नहीं, वो किसी के प्लेजर पे काम नहीं करता है। इट इज़ एन सेल्फ गाइडिंग बॉडी हु वर्क्स इट्स ओन प्लेजर। ठीक है, आपने सुना होगा बुल वॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये 4 बॉडीज होती हैं आपकी जिनको हम बोलते हैं बुल वॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी और बॉडीज हैं। अब फर्स्ट वन आती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड वन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड वन UPSC एंड फोर्थ वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपकी इनको हम बुल वॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो अब बात आई वर्क ऑन द प्लेजर नहीं, तो इसका आंसर होगा नो, किसी के प्लेजर पे काम नहीं करते हैं वो। जो आप समझ लो जो आर्टिकल हैं, मतलब जिस बॉडी के लिए आर्टिकल आ जाता है वो किसी के प्लेजर पे काम नहीं करता है। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है, मतलब बेसिकली ये समझ लो। ठीक है, वो अपने आप अपने खुद के ओन डिसीजन लेगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या वो प्लेजर में काम करते हैं? हाँ, वो करते हैं प्लेजर में काम, किसी के मतलब गवर्नमेंट के। ठीक है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव बॉडी थी नीति आयोग, तो किसके प्लेजर में काम कर रही है? जो कौन था उसका चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके प्लेजर में काम करते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं आर्टिकल 326 की। आपने सुना होगा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में तो पढ़ दिया कि कौन इसको इलेक्शन करवाएगा। अब हम बात करेंगे इसका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, तो वो डिफाइन करता है आर्टिकल 326, जो कि आपको बताता है कि एक करेक्ट एज क्या होनी चाहिए राइट टू वोट करने के लिए। तो बेसिकली राइट टू वोट, ये जो सेंटेंस है ये भी इसी के अंदर आ जाता है आर्टिकल 326 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अडल्ट सफरेज। तो बेसिकली पहले जब 61st अमेंडमेंट इसमें नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो वोटिंग करने की एज थी वो थी 21, पर गवर्नमेंट ने और सोचा कि नहीं यार 21 बहुत ज़्यादा हो रही है, इतने में तो क्या वोटिंग राइट हमें कम करना चाहिए। तो उन्होंने इसमें 61st अमेंडमेंट किया था, जिससे हमने वोटिंग 21st से कितनी कर दी थी 18+, जो कि अभी तक है। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है 61st अमेंडमेंट किस में हुआ था? आर्टिकल 326 में हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि एज उसमें 21st से हम 18+ कर सकें। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 आपको बताता है कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताया कि वो अपने ओन प्लेजर पे काम कर रही है, जो हमारी ये बॉडी है। पर आर्टिकल 27 थोड़ा सा अलग है कि ये बताती है आपको जो भी हम लॉज बनाएंगे रिलेटेड टू द इलेक्शन, तो वो कौन बनाएगा। इसमें ये नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा, नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता है, इसमें बनाता है लॉ हमारे पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट आर्टिकल 327 हु लॉ मेकिंग प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन बाय पार्लियामेंट। समझ गए, याद रखना इसको, पार्लियामेंट। ये याद रखना। ठीक है, नाउ ऑन अदर हैंड डिलिमिटेशन हमने पढ़ लिया है।
अब आते हैं पार्ट 16 के बारे में। पार्ट 16 आपको बताता है कि जो कि आता है आर्टिकल 338, जो कि बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मतलब जो ये कमीशन बनाई गई है जिससे जो देखती हैं who ensure that the matter related to the scheduled caste, okay, about their privilege, they don't get an prohibition by some things and given their own rights and all, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हमने बनाया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसको सुप्रीम कोर्ट मत पढ़ना, मैं कभी कभार इसको सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 हमने बनाया था किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। अब हम ज़रूरत पड़ी कि शेड्यूल ट्राइब भी तो एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके लिए हमने 338 आर्टिकल 338A बनाया, जिसके लिए हमने अमेंडमेंट किया था 89th अमेंडमेंट, जिससे हमने इस बॉडी को बनाया था 89th अमेंडमेंट। ठीक है। बेसिकली जो ये 89 अमेंडमेंट है ये आपको बताता है कि किस टाइप से सेम जैसे ही एससी थी उसमें एससी शेड्यूल कास्ट वाले आते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसमें सारे शेड्यूल ट्राइब वाले आ जाते हैं कि उनके प्रिविलेज कैसे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा ये सब, ठीक है। इतना याद रखना बस। अब फिर उसके बाद आता है अब बात आई कि चलो अब हमने शेड्यूल कास्ट के लिए बना दिया, शेड्यूल ट्राइब के बना दिया, अब बैकवर्ड क्लास को छूट गया पीछे। तब हमने किया आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 102, जो कि बताता है कि आर्टिकल 338B जो कि है नेशनल कमीशन फॉर किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। इसमें हमने किया 102 अमेंडमेंट, ठीक है। और जो अब आप सोच रहे होंगे इनको बनाता कौन है, कौन अपॉइंट करता है, तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं उनके प्लेजर में काम करेगा, ठीक है। और जो इसकी जो ये रिपोर्ट वगैरह अपनी सबमिट करते हैं कि हमने ये किया, अपना सारे वर्क की डिटेल जो शेयर करते हैं वो किसको करते हैं? पार्लियामेंट को नहीं करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, जो कि है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन और जीएसटी कमीशन बहुत डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। जीएसटी कमीशन क्या था? गुड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, और फाइनेंस कमीशन किससे है? मनी से रिलेटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा। ये आता है आपका आर्टिकल 280 के अंदर, जो कि बताता है आपको किस टाइप से हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। तो इट इज़ ड्यूटीज टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ओके। इट इज़ ऑल्सो टेल यू हाउ टू प्रोवाइड मनी बिटवीन म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, ठीक है। और आर्टिकल 281 जो इसका रिकमेंडेशन है, जो रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस है, वो ये अपनी सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। और फिर आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अब आप बोल रहे हैं इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको इसके मेंबर्स थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, थोड़ा सा आपको ये एग्जाम में चांसेस होते हैं कि ये आपसे आस कर ले वो। तो जो एक फर्स्ट तो इसमें चेयरमैन तो सब में होता ही होता है, ठीक है। जो अपर मोस्ट एक्टिंग बॉडी होगी वो चेयरमैन ही होगी, या फिर कौन होंगे बताओ जरा। चेयरमैन के अलावा अब ऐसा तो नहीं वो किसी नेता को रख देंगे चेयरमैन में, नेता वगैरह क्यों आएगा तब? तो वो तो जिस चीज़ से उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा वो उन चीज़ों को ज़्यादा फेवराइज करेगा इस चीज़ में। इसीलिए जो उसके चेयरमैन होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आईएएस हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, हाईएस्ट लेवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं बेसिकली, इसमें से ज़्यादातर जो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और फिर चेयरमैन के अंडर 4 मेंबर्स और होते हैं, जो कि फर्स्ट मेंबर जो क्वालिफाइड होते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए। सेकंड मेंबर वो होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअली नॉलेज होता है इकोनॉमिक्स के बारे में, इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और सेकंड मेंबर आते हैं जिनको हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। एंड जो फोर्थ मेंबर हैं हु हैज़ अ ग्रेट नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ओके। ये 4 मेंबर है। और जो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में वो आपसे ये पूछ लेता है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसमें जो 4 मेंबर्स की बॉडी है उसमें जो
जज ऑफ हाई कोर्ट आता है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है जज ऑफ हाई कोर्ट आता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। हाँ, एक और चीज पढ़ाता हूँ, एक चीज मैं भूल गया था। जो ये इलेक्शन कमीशन है, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन ये करवा रहे हैं इलेक्शन सेंट्रल पे और स्टेट पे, बट एक एक्सेप्शनल यहाँ पे आता है। एक और बॉडी होती है इनकी जो की होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए बिटवीन इलेक्शन कंडक्ट कराए इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये याद रखना। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ईसीआई नहीं करवाता, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन। ठीक है, ये हमें ये याद रखना। अब आता है नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज की तरफ, जो कि आती है आपकी पार्ट 14 के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। बट जब ये बनी थी, इसको हम उस समय एट दैट टाइम वी डोंट कॉल इट यूपीएससी, एट दैट टाइम वी कॉल इट एसपीएससी, एसपीएससी ना, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। इट फॉर्म्स ऑन जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, ये फॉर्म हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, और 1950 में इसको टाइटल दे दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। यूपीएससी और एसपीएससी। ठीक है, आर्टिकल 315 के अंदर आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए यूनियन और स्टेट की, जो कंडक्ट करवाते हैं, जो आपके एग्जाम देखे होंगे, आपने एग्जाम देखे होंगे हाई लेवल पोस्ट के लिए, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी और एसपीएससी। ठीक है, और आर्टिकल 326 के अंदर आता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा यूनियन में, मतलब यूपीएससी का, वो कौन करेगा? स्टेट में देखो, यूनियन में तो आपका प्रेसिडेंट करते हैं, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो कौन करता है? गवर्नर करते हैं। ये याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है मामला, ये याद रखना। और अब 370 आर्टिकल 317 रिमूवल ओनली बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने सोचा होगा कि वहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहा था, तो शायद गवर्नर रिमूव करेगा, नहीं, प्रेसिडेंट रिमूव करता है दोनों प्लेस पे। ठीक है, अपॉइंट दोनों जगह अलग अलग करता है, पर यहाँ गवर्नर प्रेसिडेंट रिमूव करता है। अब बात आती है कि किस बेसिस पे करेगा, तो सिर्फ एक ही बेसिस पे करता है, वो मिसबिहेवियर के बेसिस पे करता है, और तो मेनली कोई ज़्यादा ऐसे खासा इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके रीअपॉइंटमेंट की। क्या इनको हम वापस रीअपॉइंट, जैसे एक चीज़ मैं आपको वहाँ पर बताना भूल गया था, जो इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर होता है, उसको वो रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। मतलब जैसे मैं अभी चेयरमैन हूँ, तो मेरा टेन्योर खत्म हो गया 6 ईयर का, उनका बेसिकली टेन्योर 6 ईयर का रहता है। ठीक है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टेन्योर 6 ईयर ही रहता है, ये याद रखना। 60 ईयर या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जल्दी हो जाएगा। मतलब 6 साल के लिए आप इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगर आप अभी 59 के हैं और या 6 साल से पहले आप 65 के हो गए, तो आप रिटायर किए जाएंगे। बेसिकली ये होता है। ठीक है, जो में जल्दी हो जाएगा, 65 ईयर हो जाएगा जल्दी तो रिटायर, 6 साल जल्दी हो गए तो वो रिटायर। ठीक है, पर और इलेक्शन कमिश्नर को हम रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। बट हम यूपीएससी के जो चेयरमैन रहते हैं, उसको हम रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, इनएलिजिबल होता है वो। ठीक है, इनएलिजिबल होता है। ठीक है, बट इसमें एक और कंडीशन हो जाती है, जो कि जैसे मान लीजिए इसके जो मेंबर्स हैं,
ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कितने मेंबर्स होंगे। चेयरमैन को छोड़ के जो इसमें मेंबर्स हैं, मान लीजिए मैं इसका मेंबर हूँ और मेरा फ्रेंड इसका चेयरमैन है, ठीक है। मेरा फ्रेंड चेयरमैन हमें दोनों को 6 साल हो गए इसमें वर्क करते करते, अब दोनों इसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा बेसिकली। अब इसके बाद वो किसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उनको बोल दिया जाएगा कि चलो हो गया, आप रिटायर हो गए। तो उसके बाद एज अ मेंबर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई मतलब मेरे को वो इस बॉडी का चेयरमैन बना सकते हैं। बट जो मेरा फ्रेंड है चेयरमैन था उसको रिटायर ही होना पड़ेगा। मेंबर एक हायर पोजीशन में जा सकता है, ठीक है, बट जो हायर पोजीशन में वो वापस उसी हायर पोजीशन में नहीं आ सकता है, ये हमेशा याद रखना। स्टेट वाला, स्टेट में जो चेयरमैन है वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ये होता है बस, और सारे रिटायर हो जाते हैं। छोटी पोस्ट वाले बड़ी पोस्ट में आ सकते हैं, बड़ी पोस्ट वाले उसी पोस्ट में नहीं रह सकते। या फिर स्टेट का है तो वो यूपीएससी में बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ चेयरमैन, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं हमारे प्यारे से कैग। कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये होती है कि वो बताते हैं आपको कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, सॉरी कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन था, आपने बोला कि भैया फाइनेंस कमीशन भी तो था, नहीं, फाइनेंस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑगमेंट करेगा, कैसे बढ़ावा दें इसको, ठीक है। बट कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज कैसे करेगा, होल सिस्टम को ये मैनेज करता है, और आर्टिकल 148 के अंदर आता है, ठीक है। जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी कंट्री का, ये इसको मैनेज करता है बेसिकली, इसकी यही ड्यूटी रहती है। और ये बताता है कि ही ऑल्सो टेल्स हाउ टू ऑगमेंट द कॉन्सोलिडेटेड फंड बेसिकली, ठीक है। मैनेज करेगा, ये नहीं, इसकी ड्यूटी ऑगमेंट करने की नहीं होती है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, इसकी ड्यूटी सिर्फ मैनेज करने की होती है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड को मैनेज कैसे करेगा। ऑगमेंट मतलब बढ़ा कैसे सकते हैं हम इसको, वो किसकी ड्यूटी होती है, फाइनेंस कमीशन की, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है हाउ टू, यहाँ पे मैनेज आएगा। मैनेज। अब आती है बात, इसका टेन्योर होता है पूरा 6 ईयर का और 65 या फिर 65 ईयर्स का। मैंने जैसा आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का यही होता है, ठीक है। और आर्टिकल 151 जो इसकी रिकमेंडेशन होती है रिलेटेड टू द फाइनेंस, वो डायरेक्टली सबमिट होती है, किसको होती है सबमिट, प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट भी इसका प्रेसिडेंट ही करता है। मोस्ट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनका अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं आपको कहीं अलग अलग पढ़ने का, याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। रिमूवल थोड़ा टिपिकल होता है कहीं कहीं पे, पर और हम अपने प्यारे से कैग को जो कि जो हमारे कैग होते हैं ना, अब जो ये कैग था, अब आप बोलोगे भैया जो ये कैग है, क्या 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 गारंटी है कि ये अपना काम परफेक्टली कर रहा होगा। हाँ, गारंटी तो किसी की भी नहीं है, कि ना पीएम की, ना गवर्नर की, ना प्रेसिडेंट की, किसी की नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटीज़ के बारे में मैं आगे बढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट सुन लीजिए कि जो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये इंस्पेक्ट करती है सारी कैग के ऑडिट्स को कि कैसे काम कर रहे हैं, करेक्टली कर रहे हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन रहता है ना, वो कौन होता है, अपोजिशन का लीडर होता है। तो मतलब ही नहीं बनता कि वो कहीं पर गड़बड़ कर सके, गड़बड़ करेगा तो यहाँ अपोजिशन का लीडर है, वो इस पर एक्शन ले लेंगे, ठीक है, याद रखना। और इसको फ्रेंड एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज़ द फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो वो हमारे होते हैं प्यारे से कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली इतना ही था इसमें। आपसे वो पूछता है आर्टिकल 148 क्या होता है, आप बता देना, कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
ये था रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस डायरेक्टली टू सेंड टू द प्रेसिडेंट। ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, डायरेक्टली सेंड टू प्रेसिडेंट, ठीक है। थैंक यू आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं शेयर तो क्या, आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको आपके फ्रेंड को आपको फ़ायदा पहुंचाना है तो उसको भी भेजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड में करिए ये शेयर, नहीं। बेसिकली अगर आपको पढ़ना है मेरे से तो इट्स गुड फॉर यू। एंड बेसिकली मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मेरे कोई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो, मिलियंस ऑफ लाइक हो, बस बेसिकली बस आप पढ़ो मैं पढ़ाऊँ, बस इट्स एन पैशन। थैंक यू। और याद रखना कल हम नेक्स्ट बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और बस पढ़ते रहो यार, सीधे सिंपल है। मैं भी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अभी सिर्फ थ्योरी है, देखो अब जैसी हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कितना मजा आएगा, जब आपको एकदम से कड़ैक माइंड में क्वेश्चन, ओ ये तो पढ़ा था, ये जो पढ़ा रहा ना वो एग्जाम में आता है भाई, ये याद रखना। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, नहीं, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको फालतू की कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा कि कैग के पीछे ऐसी कहानी, अरे जो एग्जाम में आता ही नहीं है उसको पढ़ के क्या फ़ायदा भाई, नहीं जानना भाई, इतना नॉलेज नहीं चाहिए हमको सिर्फ इतना चाहिए जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। बेसिक गोल क्या है आपका और मेरा, एग्जाम क्लियर होना, ठीक है। तो बने रहिए पहाड़ी ट्यूटर के साथ। गुड बाय, ओके।